हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 राइट्स। व्हाट आर राइट्स? सो राइट्स होते क्या हैं? अ राइट इज एसेंशियली एन एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम. It denotes what we are entitled to as citizens, as individuals, and as human beings. It is something that we consider to be due to us, something that the rest of society must recognize as being a legitimate claim and that must be upheld. So rights basically entitlement है या ऐसे claims है जिन्हें justify किया जा सके. ये डिनोट करते हैं कि एज सिटीजन्स या एज इंडिविजुअल्स या एज ह्यूमन बींग्स हम किन चीज़ों के लिए एंटाइटल्ड हैं, और राइट्स को पूरी सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और इन्हें लेजिटिमेट क्लेम कंसिडर किया जाता है. दिस डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिज़ायरेबल इज़ द राइट. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर वो चीज़ जो हमें नेसेसरी या डिज़ायरेबल लगे वो सारी राइट्स हैं. I may want to wear the clothes of my choice to school rather than the prescribed uniform. I may want to stay out late at night, but this does not mean that I have a right to dress in any way I like at school or to return home when I choose to do so. So हो सकता है हमारा स्कूल में यूनिफॉर्म की जगह कुछ और पहन के जाने का मन हो या हमारा देर तक बाहर रहने का मन हो, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें हम राइट्स कंसिडर करें. देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉट आई वॉन्ट एंड थिंक आई एम एंटाइटल्ड टू एंड वॉट कैन बी डेजिग्नेटेड एज राइट्स. सो हमें क्या चाहिए या हमारी क्या विशेज़ और डिज़ायर्स हैं और क्या एक्चुअली राइट्स कंसिडर किया जा सकता है, इनके बीच में डिस्टिंक्शन है. Rights are primarily those claims that I, along with others, regard to be necessary for leading a life of respect and dignity. सो राइट्स के थ्रू हम एक रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड लाइफ लिव कर सकते हैं. In fact, one of the grounds on which rights have been claimed is that they represent conditions that we collectively see as a source of self-respect and dignity. सो जो राइट्स हैं वो हमें ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं जिसमें हमें सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है और साथ में एक डिग्निफाइड लाइफ भी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइवलीहुड मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. इसका एक एग्जांपल है कि जो राइट टू लाइवलीहुड है उसके थ्रू हम एक डिग्निफाइड लाइफ लिव कर सकते हैं. बीइंग गेनफुली एम्प्लॉयड गिव्स अ पर्सन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दस इज सेंट्रल फॉर हिज हर डिग्निटी. सो अगर हम एम्प्लॉयड हैं तो हमारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है, हम फाइनेंशियली किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं और इससे जो है हमारी डिग्निटी मेंटेन रहती है. हैविंग अ बेसिक नीड्स मेट गिव्स अस फ्रीडम टू परस्यू आवर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट और टेक द राइट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ फ्रीली. सो अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो हमारे पास ये फ्रीडम होता है कि हम अपने टैलेंट्स को या इंटरेस्ट को परस्यू कर पाएँ या अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ. This right gives us the opportunity to be creative and original, whether it be in writing, dance, music or any other creative activity. इस राइट के थ्रू हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जैसे कि हम क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, भले ही वो राइटिंग में हो, डांस में हो, म्यूज़िक में हो या कोई और एक्टिविटी हो. बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिंस इट अलाउज फॉर द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव्स एंड ओपिनियंस. सो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने जो भी बिलीव्स और ओपिनियंस हैं उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ. Rights such as the right to livelihood or freedom of expression would be important for all human beings who live in society and they are described as universal in nature. तो जो राइट टू लाइवलीहुड है या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सोसाइटी में रहते हैं. Another ground on which rights have been claimed is that they are necessary for our well-being. They help individuals to develop their talents and skills. So rights हमारे overall well-being के लिए भी बहुत ज़्यादा important है. ये हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने टैलेंट और स्किल्स को डेवलप कर पाएँ. A right like the right to education, for instance, helps to develop our capacity to reason, gives us useful skills and enables us to make informed choices in life. सो राइट टू एजुकेशन है जैसे कि उसके थ्रू हम अपने स्किल्स या कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं और इसके थ्रू हम अपनी लाइफ में इन्फॉर्म चॉइसेस कर सकते हैं. इट इज़ इन दिस सेंस दैट एजुकेशन कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ यूनिवर्सल राइट. सो इस सेंस में हम एजुकेशन को एक यूनिवर्सल राइट भी कंसिडर कर सकते हैं. However, if an activity is injurious to our health and well-being, it cannot be claimed as a right.
बट अगर कोई एक्टिविटी हमारी हेल्थ के लिए इंजरियस या डेंजरस है तो उसे हम राइट नहीं कह सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, सिंस मेडिकल रिसर्च हैज शोन दैट प्रोहिबिटेड ड्रग्स आर इंजरियस टू वंस हेल्थ एंड सिंस दे अफेक्ट आवर रिलेशंस विद अदर्स, वी कैन नॉट इंसिस्ट दैट वी हैव अ राइट टू इनहेल और इंजेक्ट ड्रग्स और स्मोक टोबैको. सो जैसा कि मेडिकल रिसर्च ने शो किया है कि जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं वो हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हैं, तो हम उनका कंजम्पशन जो है राइट्स के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते हैं. इन द केस ऑफ स्मोकिंग, इट मे इवन बी इंजरियस टू द हेल्थ ऑफ पीपल हु मे बी अराउंड द स्मोकर. Drugs may not only injure our health, but they may also sometimes change our behavior patterns and make us a danger to other people. In terms of our definition of rights, smoking or taking banned drugs cannot be claimed as a right. सो अगर कोई पर्सन स्मोक कर रहा है तो उससे सिर्फ उसकी ही हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं होगी, बट जो उसके आसपास लोग हैं उनकी भी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है. ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ हमारे हेल्थ को ही इंजर नहीं करते हैं, बल्कि हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को भी चेंज कर देते हैं, जो कि दूसरों के लिए डेंजर बन सकता है. इसलिए हम अगर राइट्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर स्मोकिंग या बैन ड्रग्स लेना राइट नहीं होता है. वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम? सो राइट्स आते कहाँ से हैं? In 17th and 18th centuries, political theorists argue that rights are given to us by nature or God. The rights of men were derived from natural law. This meant that rights were not conferred by a ruler or a society, rather we are born with them. सो 17th और 18th सेंचुरीज़ में जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि राइट्स जो हैं हमें नेचर ने या गॉड ने दी है. ये राइट्स जो है नेचुरल लॉ से डिराइव हुई हैं और ये किसी रूलर या सोसाइटी ने नहीं दी है, बल्कि हम इनके साथ बॉर्न हुए हैं. एज सच दीज राइट्स आर इनएलिनेबल एंड नो वन कैन टेक दीज अवे फ्रॉम अस. इसलिए ये राइट्स जो हैं हमसे सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं और इन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता है. They identified three natural rights of man: the right of life, liberty, property. So three natural rights identify किए थे. पहला है right to life, दूसरा है right to liberty और थर्ड है right to property. All the rights were said to be derived from these basic rights. So बाकी जितने भी rights हैं वो इन तीन basic rights से derive हुए हैं. The idea that we are born with certain rights is a very powerful notion because it implies that no state or organization should take away what has been given by the law of nature. So एक बहुत ही पावरफुल नोशन है कि हम इन राइट्स के साथ बॉर्न हुए हैं, बिकॉज इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन इन राइट्स को हमसे छीन नहीं सकता है. This conception of natural rights has been used widely to oppose the exercise of arbitrary power by states and governments and to safeguard individual freedom. सो ये जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल राइट्स का वो यूज़ किया जाता है ताकि जो भी इंडिविजुअल्स के फ्रीडम है उन्हें सेफगार्ड किया जा सके. इन रिसेंट ईयर्स द टर्म ह्यूमन राइट्स इज़ बीइंग यूज्ड मोर दैन टर्म नेचुरल राइट्स. सो रिसेंट ईयर्स में जो है ह्यूमन राइट्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल राइट्स. दिस इज़ बिकॉज द आइडिया ऑफ देयर बीइंग अ नेचुरल लॉ और अ सेट ऑफ नॉर्म्स दैट आर लेड डाउन फॉर अस बाय नेचर और गॉड अपीयर्स अनएक्सेप्टेबल टुडे. ये इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में ये आइडिया कि कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स जो कि नेचर ने हमारे लिए बनाए हैं या गॉड ने हमारे लिए बनाए हैं वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं है. राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज गारंटीज दैट ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स सीक और अराइव एट इन ऑर्डर टू लीड अ मिनिमली गुड लाइफ. सो राइट्स जो है आजकल एक गारंटीज़ की तरह देखे जा रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाए हैं या खुद कंसिडर किए हैं ताकि वो एक मिनिमली गुड लाइफ जी सके. The assumption behind human rights is that all persons are entitled to certain things simply because they are human beings. ह्यूमन राइट्स के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि सभी पर्सन्स को कुछ एंटाइटलमेंट्स हैं या कुछ चीज़ों के लिए वो एंटाइटल्ड हैं क्योंकि वो सब ह्यूमन बींग्स हैं. एज अ ह्यूमन बींग ईच पर्सन इज़ यूनिक एंड इक्वली वैल्यूएबल. एज ह्यूमन बींग सभी लोग अलग हैं आपस में और सभी इक्वली वैल्यूएबल हैं. दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड नो वन इज़ बॉर्न टू सर्व अदर्स. इसका मतलब ये है कि सभी लोग आपस में इक्वल हैं. Each of us possesses an intrinsic value, hence we must have equal opportunities to be free and realize our own potential. So सभी लोग जो हैं वो उनकी अपनी एक इंडिविजुअल वैल्यू है, इसलिए सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ताकि सभी फ्री हों और अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाएँ. This conception of a free and equal self is increasingly being used to challenge existing inequalities based on race, caste, religion and gender. So ये जो कॉन्सेप्ट है फ्री इंडिविजुअल्स का या इक्वल इंडिविजुअल्स का ये यूज़ हो रहा है ताकि हम जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि बेस्ड है रेस पे या कास्ट पे, रिलीजन या जेंडर पे, उन्हें चैलेंज कर पाएँ. टुडे द यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
builds upon this understanding of rights and it attempts to recognize those claims that the world community collectively sees as being important for leading a life of dignity and self respect. तो जो यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो कुछ ऐसे क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करता है जो कि पूरा वर्ल्ड कंसिडर करता है कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. The notion of universal human rights has been used by oppressed people all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and rights. So ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का, ये आजकल सभी लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है जो कि ऑप्रेस्ड है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ताकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स मिल सके. In fact, it is through the struggle of groups that have felt excluded that the interpretation of existing rights has sometimes been altered. इनफैक्ट इन ग्रुप्स का जो स्ट्रगल है उसके थ्रू ही इन राइट्स का इंटरप्रिटेशन आया है, ताकि जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है राइट्स का उन्हें चेंज किया जा सके और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके. स्लेवरी हैज़ फॉर इंस्टेंस बीन एबॉलिश बट देयर आर अदर स्ट्रगल्स दैट हैव ओनली हैड अ लिमिटेड सक्सेस. Even today, there are communities struggling to define humanity in a way which includes them. सो स्लेवरी तो अबॉलिश हो चुकी है, बट और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं लोगों के जिन्हें उतनी ज़रा सक्सेस नहीं मिली है, और आज भी कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही हैं. द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स विच पीपल हैव क्लेम्ड हैज़ एक्सपांडेड ओवर द ईयर्स एज सोसाइटीज़ फेस न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंजेस. सो जैसे जैसे सोसाइटी में नए चैलेंजेस या नए थ्रेट्स आ रहे हैं, वैसे ही ह्यूमन राइट्स की लिस्ट और भी ज़्यादा एक्सपांड होती जा रही है. फॉर इंस्टेंस, वी आर वेरी कॉन्शियस today of the need to protect the natural environment, and this has generated demands for right to clean air, water, sustainable development and the like. सो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का. सो आजकल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा अराइज हो रही है, और इसके थ्रू ही अलग अलग डिमांड्स जनरेट हो रही हैं, जैसे कि राइट टू क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेट्रा. A new awareness about the changes which many people, especially women, children, or the sick, face in times of war or natural crisis has also led to demands for a right to livelihood, rights of children, and the like. एक नई अवेयरनेस आ रही है, जैसे कि ऐसे चेंजेस जो कि विमेन फेस करती हैं या चिल्ड्रन फेस करते हैं या सिक फेस करते हैं वॉर के टाइम्स में, या अगर कोई नेचुरल क्राइसिस आ रहा है तो इसके थ्रू भी काफ़ी डिमांड्स अराइज होती हैं, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू चिल्ड्रन, rights of children, etc. Such claims express a sense of moral outrage about infringement of people's dignity, and they also act as a rallying call to people to try and extend rights to all human beings. इन क्लेम्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है कि एक मॉरल आउटरेज अराइज हो रहा है लोगों के बीच में, कि कैसे लोगों की जो डिग्निटी है उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, और कैसे ये जो राइट्स हैं वो हर ह्यूमन बींग्स तक एक्सटेंड होनी चाहिए. We should not understate the extent and power of such claims. They often invoke wide support. So इन claims को काफ़ी ज़रा सपोर्ट मिलता है पब्लिक का. You may have heard about the pop star Bob Geldof's recent appeal to Western governments to end poverty in Africa, and seen TV reports about the scale of support which he received from ordinary people. Legal rights and the state. While claims for human rights appear to a moral self, the degree of success of such appeals depends on a number of factors, most important of which is the support of government and the law. So claims तो human rights के काफ़ी सारे हैं, but इनकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट और लॉ इन्हें कितना सपोर्ट करते हैं. दिस इज़ वाई सो मच इम्पोर्टेंस इज़ प्लेस्ड ऑन द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स. इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है इस बात को कि जो भी राइट्स हैं उन्हें लीगली रिकॉग्निशन मिले. A Bill of Rights is enshrined in the Constitution of many countries. काफ़ी कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल ऑफ राइट्स दिया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, एंड सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन राइट्स गिव्स देम अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी कंट्री का हाईएस्ट लॉ है, इसलिए इन राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इन आर कंट्री वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स. हमारी कंट्री में इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है. अदर लॉज एंड पॉलिसीज आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट्स ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो भी लॉज और पॉलिसीज़ बनती हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन राइट्स की रिस्पेक्ट करें. द राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी दोज विच आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस. सो जो भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, ये कंसिडर किया जाता है कि इन राइट्स की बेसिक इंपॉर्टेंस है.
In some cases, these may be supplemented by claims which gain importance because of the particular history and customs of a country. In India, for instance, we have a provision to ban untouchability, which draws attention to a traditional social practice in the country. सो इंडिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी जो कि हमारी कंट्री में बैंड है, वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल कस्टम्स के थ्रू इंडिया में आई थी और अभी तक कंटिन्यू होती आई है, जिसे फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया है. So important is the legal and constitutional recognition of our claims that several theorists define rights as claims that are recognized by the state. So जो भी हमारी राइट्स है उनका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए कहा जाता है कि ये जो क्लेम्स है इन्हें स्टेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. The legal endorsement certainly gives our rights a special status in society, but it is not the basis on which rights are claimed. So ये जो लीगल एंडोर्समेंट है ये हमारे राइट्स को हमारी ही सोसाइटी में एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करती है. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, राइट्स हैव स्टेडीली been expanded and reinterpreted to include previously excluded groups and to reflect our contemporary understanding of what it means to lead a life of dignity and respect. So जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि राइट्स जो है उन्हें काफ़ी एक्सपांड कर दिया गया है और इनमें वो सभी लोग इंक्लूड किए जाते हैं जिन्हें पहले एक्सक्लूड किया जाता था और ये रिफ्लेक्ट करते हैं इस बात पे कि सभी लोगों को डिग्निफाइड लाइफ मिल सके और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिल सके. However, in most cases, the claimed rights are directed towards the state. That is, through these rights, people make demands upon the state. सो मोस्ट केसेस में ये जो राइट्स है वो स्टेट के ऊपर क्लेम की जाती है, यानी कि इनकी डिमांड जो है स्टेट से की जाती है. व्हेन आई असर्ट माई राइट टू एजुकेशन आई कॉल अपॉन द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर माई बेसिक एजुकेशन. सो अगर किसी को अपनी राइट टू एजुकेशन असर्ट करनी है तो वो स्टेट से डिमांड करेगा कि स्टेट ऐसे प्रोविजंस बनाए कि किसी भी पर्सन को बेसिक एजुकेशन मिल पाए. सोसाइटी में ऑल्सो एक्सेप्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इट ऑन इट्स ओन. सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एजुकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सोसाइटी को उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए. डिफरेंट ग्रुप्स में ओपन स्कूल्स एंड फंड स्कॉलरशिप्स सो दैट चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस कैन गेट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन. सो काफ़ी सारे ग्रुप्स जो हैं वो स्कूल्स ओपन करते हैं और स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो चिल्ड्रन हैं सारे क्लासेस के उन्हें एजुकेशन का बेनिफिट मिल पाए. बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द स्टेट. इट इज़ द स्टेट दैट मस्ट इनिशिएट नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर दैट माई राइट टू एजुकेशन इज़ फुलफिल्ड. बट जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के ऊपर होती है. स्टेट को नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि सभी के राइट टू एजुकेशन फुलफिल हो पाए. Thus, rights place an obligation upon the state to act in certain kinds of ways. So, rights जो है वो state के ऊपर एक तरह का obligation अप्लाई कर देते हैं कि स्टेट को जो है एक सर्टेन मैनर में ही एक्ट करना है. ईच राइट इंडिकेट्स व्हाट द स्टेट मस्ट डू एज वेल व्हाट इट मस्ट नॉट डू. सो हर राइट इंडिकेट करती है कि एक स्टेट को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, माई राइट टू लाइफ obliges the state to make laws that protect me from injury by others. सो हमारी जो राइट टू लाइफ है वो स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है कि स्टेट को एक ऐसे लॉ बनाने चाहिए जिससे हम इंजरी से बच सकें जो कि हमें दूसरे लोग देते हैं. इट कॉल्स अपॉन द स्टेट टू पनिश दोज हु हर्ट मी और हार्म मी. और अगर कोई हमें हर्ट करता है तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलनी चाहिए. ये इंश्योर करना भी स्टेट का ही काम है. If a society feels that the right of life means a right to good quality of life, it expects the state to pursue policies that provide for a clean environment along with other conditions that may be necessary for a healthy life. So अगर कोई सोसाइटी फील करती है कि वहाँ के लोगों को एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलना चाहिए तो वो स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे हमें क्लीन इन्वायरमेंट मिल सके और बाकी कंडीशंस मिल सके जो एक हेल्दी लाइफ के लिए नेसेसरी हैं. इन अदर वर्ड्स, माई राइट हेयर प्लेसेस ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. सो हमारी जो राइट्स हैं वो स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है, ये ऑब्लिगेशन प्लेस करती है कि स्टेट जो है एक सर्टेन मैनर में एक्ट करे. राइट्स नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू, दे ऑल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग. सो राइट्स सिर्फ ये नहीं बताती हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए, बट ये भी सजेस्ट करती हैं कि स्टेट को क्या करने से बचना चाहिए. My right to liberty as a person, for instance, suggests that the state cannot
कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी एट इट्स ओन विल। सो हमारी राइट टू लिबर्टी का मतलब है कि स्टेट हमें अपनी मन से अरेस्ट नहीं कर सकता है। इफ़ इट विशेज टू पुट मी बिहाइंड बार्स इट मस्ट डिफेंड दैट एक्शन, इट मस्ट गिव रीजंस फॉर curtailing माई लिबर्टी बिफोर अ जुडिशियल कोर्ट। और अगर स्टेट को हमें अरेस्ट करना है तो उसे कुछ रीजंस देने होंगे, और ये रीजंस जो हैं जुडिशियल कोर्ट के सामने देने होंगे। दैट इज़ वाई द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन अरेस्ट वारंट बिफोर टेकिंग मी अवे। इसलिए पुलिस को अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट वारंट प्रोड्यूस करना पड़ता है। माई राइट दिस प्लेसेस सर्टेन कंस्ट्रेंट्स अपॉन स्टेट एक्शंस। सो हमारे जो राइट्स हैं वो स्टेट के एक्शंस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। टू पुट इट अनदर वे, आवर राइट्स इंश्योर दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज्ड विदाउट वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। सो हमारी राइट्स जो है वो इंश्योर करती हैं कि जो स्टेट की अथॉरिटी है वो इस तरह से एक्सरसाइज हो कि जो भी हमारे राइट्स हैं उन्हें वायलेट ना किया जा सके, और हमारी जो इंडिविजुअल लाइफ और लिबर्टी है वो कंटिन्यू रहे। द स्टेट मे बी द सोवरेन अथॉरिटी, द लॉज it makes may be enforced with force, but the sovereign state does exist not for its own sake but for the sake of the individual। so state भले ही sovereign authority है, but जो state है वो अपने लिए exist नहीं करता है बल्कि individuals के लिए exist करता है। it is people who matter more and it is their well-being that must be pursued by the government in power। सो जो लोग हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, और गवर्नमेंट को अपनी पावर उनके वेलबींग के लिए ही यूज़ करनी चाहिए। द रूलर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड मस्ट नॉट फॉरगेट दैट लॉ एग्जिस्ट टू एंश्योर द गुड ऑफ द पीपल। सो जो रूलर्स हैं वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं, और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लॉ है वो लोगों के वेलबींग के लिए या लोगों के गुड के लिए एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। दिस वॉज पार्ट 1। See you all in the next part. Thank you so much for watching my video. Till then, please like, share and subscribe to my channel.